आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 6 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का बयान, गजा पर कब्जा करना इसराइल की मर्जी, क्या अमेरिका ने कब्जे की इजाजत दे दी? गजा में रोटी की तलाश में आए 20 लोगों की मौत, राहत का ट्रक पलटा, भूखे कुचले गए सभी। गुंडे इस्राएली सेटलर्स ने रशियन डिप्लोमेट्स पर ही कर दिया हमला, गुस्से में तमतमाए रूस ने इसराइल को दी वार्निंग। लेबनानी हुकूमत का फैसला, हिजबुल्लाह से छीने जाएंगे हथियार, हिजबुल्लाह का जवाब आया, दिया जंग का सिग्नल। ईरान का बड़ा दावा, कहा जंग के बाद हालात हमारे हक में है। और डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन से पहले पुतिन से मिलने पहुंचे स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ, रूस बोला पाबंदी रोको, नहीं झुकेंगे पुतिन। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं गजा पर कब्जा करना है या नहीं, ये इसराइल का मसला है। तो क्या ये ग्रीन सिग्नल है गजा को हमेशा के लिए कब्जाने का? दरअसल व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो इसराइल की तरफ से गजा को दोबारा पूरी तरह कब्जा करने के फैसले की तायीद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ट्रंप ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम वो क्या करना चाहते हैं, मैं बस ये जानता हूं कि हम इस वक्त गजा के लोगों तक खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने हाल ही में गजा के लोगों की मदद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। उनका कहना था कि वहां के लोग बहुत बुरी हालत में हैं और अमेरिका को उम्मीद है कि इसराइल और अरब मुल्क इस मदद को लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचाने में साथ देंगे। खरबों डॉलर के हथियार इसराइल को अमेरिका ने ही दिए। ये हालात उन्हीं से ही बने हैं जिनके लिए $60 मिलियन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जब मीडिया की तरफ से ये सवाल आया ट्रंप के सामने कि इसराइल के प्लान का जो सवाल आया कि क्या वो गजा को पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है इसराइल, तो ट्रंप बोले, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये इसराइल पर है कि वो क्या करना चाहता है, मतलब कोई अपोज नहीं। गौरतलब है कि बीती रात इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू उसने फैसला किया कि गजा पट्टी पर पूरा कंट्रोल करना है। 2005 से पहले की तरह अपने हाथों में पूरे गजा का निज़ाम लेना है। इसमें वो इलाके भी शामिल होंगे जिसमें अभी फ़िलहाल होस्टेजेस मौजूद हैं। हालांकि नेतन्याहू के इस बयान पर या इस ऐलान पर IDF चीफ उससे भिड़ गया, लेकिन नेतन्याहू अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। IDF हुकूमत और नेतन्याहू के बेटे की भिड़ंत स्पेशल इस एपिसोड बनाया था, सुबह 6 बजे लगाया था, आप देखिए ना जाकर, बहुत कुछ है इसमें। बढ़ते हैं आगे। गजा में भूख मौत की दस्तक बन चुकी है। गजा में राहत की गाड़ी ने 20 भूखे लोगों को कुचल डाला। भूख से बचने के लिए गजा को जो मदद दी जा रही है अब वही मौत की वजह बन रही है। आज गजा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सेंट्रल गजा में राहत ले जा रहा एक ट्रक भूखे लोगों की भीड़ पर पलट गया। इस हादसे में मदद लेने आए 20 भूखे प्यासे फलस्तीनी मारे गए, दर्जनों जख्मी हो गए। गजा की मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि सैकड़ों लोग खाने के एक एक पैकेट के लिए टूट पड़े थे, क्योंकि गजा में हालात बेहद ख़राब हैं। वहाँ ना बिजली है, ना पानी, ना खाना, बस चारों तरफ सिर्फ बर्बादी है, तबाही है। मकामी लोगों ने बताया कि ये ट्रक बिल्कुल भी महफूज नहीं था। इसराइली फ़ौज ने ज़बरदस्ती उसी ख़तरनाक रास्ते से इसे भेजा जिससे मना किया गया था। नतीजा ये रहा कि ट्रक उस खतरनाक रास्ते की वजह से पलट गया और जो लोग खाने का सामान लेने आए थे वो उस ट्रक की खुराक बन गए, उसके नीचे दबकर मर गए। गजा में अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि रोटी की तलाश भी मौत का सामान बन चुकी है। सिर्फ ये एक हादसा नहीं, अब तक 1568 लोग राहत पाने की कोशिश में जान गंवा चुके हैं इसराइल की गोली खाकर, जबकि 11,230 लोग जख्मी हुए हैं और राहत बांटने वाले 52 वर्कर्स की भी जान गई है। ये भी बताना होगा। सवाल ये है कि जब एक निवाले के लिए जान देनी पड़े तो क्या इसे ज़िंदगी कहा जाए? क्या वाकई इसे ज़िंदगी कहा जा सकता है? गजा में मदद सिर्फ वही पहुंच रही है जिसका इसराइल ने परमिट दिया है, चाहे वो सड़क से आ रही हो चाहे हवा से। बिना इसके कोई तुर्रम खां, कोई मर्द हो, गजा में मदद नहीं पहुंचा सकते। पहुंचा के दिखा दें। और जो लोग आपसे कह रहे हैं, मोहल्लों में चंदा ले रहे हैं, पीपा लेके घूम रहे हैं कि वो गजा में मदद भेज रहे हैं, तो ये एक ट्रक के आसपास हजारों लोग कैसे टूट पड़ते हैं? इस मुल्क में करोड़ों लोग हैं, अगर लाखों लोग चंदा ले रहे हैं तो मुझे बताना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 20 लाख की आवाम के लिए उन्होंने कितना चंदा लिया?
یہ ایک ایک ٹرک کے آس پاس ہزاروں لوگ کیسے ہوتے کہ ایک ٹرک پلٹ جائے تو 20 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، 20 لوگ مارے جاتے ہیں، درجنوں زخمی، کتنی بھیڑ ہوگی اس ٹرک کے آس پاس؟ بھوک پیاس، ہزاروں ٹرک رفح بارڈر پر کھڑے ہیں، وہ اندر نہیں جا پا رہے، کون سی مدد اندر جا رہی؟ اگر کوئی کسی کو کیش بھیج رہا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مدد آسان نہیں ہے سر، آسان نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں آگے، سر تو بہت سے لوگوں کے بدلنے لگے ہیں، خود یہودیوں کے بھی۔ ایک اہم یہودی لابی لیڈر ہے، اس نے مانا ہے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے، پہلے اسے نہیں مانتا تھا۔ امریکہ کی لبرل زائنسٹ لابی جے اسٹریٹ کے سربراہ جیریمی بین ایمی نے آخرکار مان لیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگی کارروائیوں کو اب جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کہا جا سکتا ہے۔ اب تک اس لفظ کی مخالفت کرنے والے بین ایمی نے تسلیم کیا کہ انہوں نے لیگل اور اکیڈمک دلیلوں سے قائل ہو کر اپنی رائے بدلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں شاید خود جینوسائیڈ کا لفظ استعمال نہ کروں، لیکن اب میں دوسروں کو اسرائیل کی حرکتوں کو نسل کشی کہنے سے نہیں روکوں گا، کیونکہ میں اب ناقابل دفاع جیسی چیزوں کا بچاؤ نہیں کر سکتا، یعنی جن کا بچاؤ کرنا مشکل ہے، میں کیسے ان کا بچاؤ کروں؟ یہ بیان لبرل یہودی حلقوں میں ایک بڑی تبدیلی سمجھا جا رہا ہے۔ جہاں اسرائیل کی غزہ میں کی جا رہی تباہی پر خاموشی پر اب سوال اٹھنے لگے ہیں۔ یہ خبر میں نے کیوں سنائی؟ یہ بندہ بہت بڑا لیڈر ہے یہودیوں کا، اور سوچئے کہ امریکہ کا صدر کل کیا کہہ رہا تھا کہ غزہ میں کوئی جینوسائیڈ نہیں ہو رہا، نہ جنگ ہے۔ اسی امریکہ میں جو یہودی رہتے ہیں ان کا لیڈر کہہ رہا ہے، یا ان کے ٹاپ جو کریم لیئر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اب ہم اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ جینوسائیڈ نہیں ہو رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ، تمہیں سننا چاہیے یہ سب۔ بڑھتے آگے، اگروادی، کٹر پنتھی آتنکوادی قسم کی یہودی سیٹلرز اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ اب وہ فلسطینی اور رشین میں بھی فرق نہیں کر پا رہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان باہر سے آئے غنڈوں نے رشین ڈپلومیٹس پر ہی حملہ کر دیا، اور اسرائیلی فوج سامنے تھی پھر بھی اس نے کچھ نہیں کیا۔ کچھ نہیں کرنا بھی تو جرم میں شامل ہونا ہوتا ہے، فوج میں بھی تو سب سیٹلرز ہی بھرے ہیں۔ RT نے 5 اگست کو رات کو یہ خبر جاری کی، جس کے مطابق قبضہ کیے ہوئے ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیٹلرز نے ایک روسی ڈپلومیٹک گاڑی پر حملہ کر دیا۔ سوچئے، یہ تو وار کرائم جیسا ہو گیا، اور اسرائیلی فوج بس دیکھتی رہی۔ رشین فارن منسٹری کی سپوکس پرسن ماریا زکھارووا، جانتے ہوں گے آپ، ان کے مطابق یہ واردات 30 جولائی کو رام اللہ کے پاس گبات آصف نام کے ایک اللیگل سیٹلمنٹ کے قریب ہوئی۔ گاڑی میں رشین ڈپلومیٹک مشن کے افسر موجود تھے جو فلسطینی اتھارٹی میں پوسٹڈ ہیں، ساتھ ہی اسرائیل کی فارن منسٹری میں بھی رجسٹرڈ ہیں، دونوں کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ فلسطین کو فلسطین مانتے ہیں۔ حملے میں گاڑی کو نقصان پہنچا، ڈپلومیٹک گاڑی کو۔ سیٹلرز نے دھمکیاں بھی دیں، لیکن سب سے حیران کر دینے والی بات کہ یہ اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF وہاں موجود تھی، پھر بھی ایکشن لینے کی زحمت نہیں اٹھائی، کیونکہ لپے لیتی ہیں ان کی سیٹلرز سے۔ زکھارووا نے اس حملے کو وینا کنونشن آف ڈپلومیٹک ریلیشنز کی سیدھی خلاف ورزی بتایا۔ سیٹلرز کے خلاف روس کا پارا ہائی ہے، غصہ دکھایا، اسرائیلی حکومت تک بات پہنچائی، انہیں قابو میں رکھو، لگام ڈالو، ہم فلسطین نہیں ہیں، نہ ہم سیریا اور ایران ہیں، یہ سب مت کرو۔ اگلی خبر کا رخ کرتے ہیں۔ اسرائیلی سیٹلرز مدد کے قافلے روک رہے ہیں تاکہ غزہ کے لوگ بھوک سے مرتے اور تڑپتے رہیں۔ غزہ کے لیے انسانی مدد لے جا رہے ٹرکوں کے قافلے کو اسرائیلی سیٹلرز نے اس ہفتے دوسری بار راستے میں روک دیا۔ 6 اگست کو جارڈن کی حکومت نے کہا کہ یہ سیدھی نافرمانی ہے اور اسرائیل کی حکومت اسے روکنے میں ناکام نٹلی ہے۔ جارڈن کی حکومت کی سپوکس پرسن نے رائٹرز کو یہ بتایا کہ 30 ٹرکوں کا قافلہ طے سمجھوتوں کے باوجود روکا گیا۔ اب اسرائیل کو سخت دخل دینا ہوگا ورنہ حالات بگڑیں گے، یہ کہا گیا جارڈن کی طرف سے۔ بڑھتے ہیں لبنان کی طرف، جہاں سے بہت ہی سیریس خبر ہے۔ لبنان کی حکومت نے ہتھیاروں پر ریاستی کنٹرول کا، حکومت کا کنٹرول کا پلان بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ حزب اللہ نے پھر ٹھکرا دیا ہے اس پلان کو۔ کیا ہوا ہے سمجھیے۔ منگل کو لبنان کی وزیر کونسل کیبنٹ نے
फौज को हुक्म दिया कि वो साल के आखिर तक एक ऐसा प्लान बनाए जिसके तहत पूरे मुल्क में सिर्फ रियासती सिक्योरिटी इदारों के पास ही हथियार हो, यानी सरकारी लोगों के पास। ये फैसला सीधे तौर पर हिजबुल्लाह के सामने एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने इसराइल के साथ पिछले साल की जंग के बाद भी हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया था। हिजबुल्लाह सरकारी मामला नहीं है तो उन्हें हथियार छोड़ने होंगे। इससे ही तो सारा मसला पैदा हो रहा है। ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह पर लेबनान के अंदर उनके सियासी मुखालिफों और अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्हें डर है कि अगर हिजबुल्लाह को हथियार से महरूम न किया गया तो इसराइल लेबनान पर हमले तेज कर सकता है। ये पहली बार था जब लेबनान की हुकूमत ने खुलकर हिजबुल्लाह के हथियारों का मसला एजेंडे में शामिल किया। 2 साल पहले तक जब हिजबुल्लाह अपने असर व रसूख की बुलंदी पर था, तब इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ये दिन भी आएगा। करीब 6 घंटे कल मीटिंग चली है कैबिनेट की। इसके बाद लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने ऐलान किया कि लेबनानी आर्मी को ये ज़िम्मा सौंप दिया गया है कि वो एक प्लान तैयार करे ताकि मुल्क के तमाम हथियार सिर्फ 6 रियासती सिक्योरिटी इदारों तक महदूद किए जा सकें। यानी अगर इस पर अमल हुआ तो इस साल के आखिर तक हिजबुल्लाह से हथियार छीन लिए जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कल एक टीवी तकरीर में कहा, उम्मीद करता हूं लेबनान के अफसर बाहरी दबाव से उठने वाले तूफानों में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर इसराइल ने दोबारा जंग शुरू की तो हिजबुल्लाह जवाब देगा। उन्होंने साफ कहा कि हिजबुल्लाह के हथियारों पर कोई भी फैसला सिर्फ उनके साथ इत्तेफाक से ही मुमकिन है, प्रेशर से नहीं। नईम कासिम ने कहा, यह कोई हथियार छोड़ने की टाइमलाइन नहीं है। असल मामला यह है कि हमें कहा जा रहा है हथियार छोड़ दो, लेकिन सिक्योरिटी की कोई जमानत नहीं दी जा रही। ये कैसे मुमकिन है? हम इसे कभी नहीं मानेंगे क्योंकि हम लेबनान की बुनियाद का हिस्सा हैं। अब खबर ईरान से। तेहरान में मुकावमत मीडिया के शहीदों की याद में हुए प्रोग्राम में पासदाराने इनकलाब यानी कि IRGC के स्पोक्सपर्सन जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हालिया जंग में ईरान की कामयाब जवाबी कार्रवाई के बाद अब इलाकाई और आलमी हालात ईरान के हक में हो चुके हैं। ये एक बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि ज़ायनी रियासत और अमेरिका की तरफ से थोपी गई इस ताज़ा जंग ने ईरान के मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और मीडिया सेक्टर के दरमियान एक बेमिसाल यूनिटी पैदा कर दी है। जनरल नाइन, क्या ये यूनिटी पहले नहीं थी? खैर, जनरल नाइनी ने दावा किया कि मुआतबर इंटरनेशनल सर्वेस ये बताते हैं कि दुनिया के कम अज़ कम 60% लोग ये मानते हैं कि ये जंग ईरान ने जीती है, जबकि रीजनल रेट तो 80% तक पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया कि अब दुनिया में कमज़ोर ईरान का तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल, ये बात तो माननी पड़ेगी। ईरान कमज़ोर नहीं है। ईरान कमज़ोर होता तो सीज़ फायर नहीं होता। ये बात और है, ईरान भी सीज़ फायर के लिए राज़ी हुआ, लेकिन इसराइल सीज़ फायर नहीं करता। अगर ईरान कमज़ोर हो तो वो ईरान को मटिया मेट कर देता। जब वो खुद मटिया मेट होने लगा तो सीज़ फायर किया। अब एक बड़ी खबर रूस से जो आज पूरे दिन चर्चा का सबब बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप की पाबंदियों वाले अल्टीमेटम से पहले, बल्कि एक अल्टीमेटम वो दे चुके हैं, फाइनल अल्टीमेटम से पहले मॉस्को पहुंचे हैं विटकॉफ पुतिन से मिलने और मुलाकात हो भी गई। ये तस्वीर सामने है। रूस पर असल में फिर से पाबंदियों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पुतिन क्या कह रहे हैं? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खास एलची यानी दूत स्टीव विटकॉफ अब से कुछ घंटों पहले मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे। दावे किए जा रहे हैं कि रूस ने खुद इस हाई लेवल मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी। रूस की हसरत है कि किसी तरह ट्रंप की तरफ से ऐलान की गई नई पाबंदियों से बचा जा सके। ट्रंप ने साफ कहा, अगर पुतिन ने 8 अगस्त तक यूक्रेन में अमन मुआहदा साइन नहीं किया तो अमेरिका रूस पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देगा। यानी रूस से तेल खरीदने वाले मुल्क जैसे कि भारत और चीन भी सीधे टारगेट होंगे। स्टीव विटकॉफ इसी मुद्दे पर बात करने मॉस्को पहुंचे हैं। ये उनका रूस का 5वां ऑफिशियल दौरा है जब से यूक्रेन जंग में फुल स्केल शक्ल ली है। ये और बात है, अमेरिका बहुत सा माल रूस से खरीदता है। इधर ट्रंप की डेडलाइन सिर पर है, लेकिन पुतिन अब भी अपने पुराने रुख पर अड़े हुए हैं। वो अब भी पूरे डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खैरसान पर कब्जे की मांग दोहरा रहे हैं। यानी पुतिन को कोई सीज़फायर मंजूर नहीं है। यानी ट्रंप का प्रेशर बेकार। इसी के चलते व्हाइट हाउस ये भी सोच रहा है कि अगर 8 अगस्त तक कोई हल नहीं निकला
तो रूस की शैडो ऑयल फ्लीट पर भी नए सैंक्शंस लगा दिए जाएं। यानी वो टैंकर, शैडो फ्लीट्स, वो टैंकर जो चोरी छिपे रूस का तेल दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं, उन पर भी पाबंदी लगेगी। ट्रंप ने कहा है कि वो विटकॉफ की बातचीत के नतीजे का इंतजार करेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि सैंक्शंस लगाने हैं या नहीं। अगर ये बातचीत नाकाम रही तो अगले 48 घंटे रूस और दुनिया के लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं। दुनिया का मार्केट हिल सकता है। सस्ता तेल बंद हुआ तो बहुत से मुल्कों में सामान महंगा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।